नमस्कार दोस्तों, जीजे ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों परीक्षाएं अभी लंबी है तो समय भी जो है अभी दूर है, लेकिन समय को कभी बाधा नहीं जा सकता है। तो इसलिए जो है हमारा या हम सभी का प्रयास यही रहेगा कि हम अपने जो है कर्म क्षेत्र में अपने कर्मों को पूरा करते रहें। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे वैदिक काल की, और वैदिक काल के बारे में हमने जो है काफ़ी कुछ जो है बताया था, और जिसके वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में कुछ तुलनाएं भी की थी, और उस तुलना को जो है हमने चर्चा किया था। तो आज जो है हम देखेंगे कि वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में कौन कौन सी संस्थाएं थी, और क्या कौन सी ऐसी संस्थाएं थी जो पूर्व वैदिक काल में तो दिखाई देती हैं, या उससे जिसको कहते हैं ऋग वैदिक काल में तो दिखाई देती हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते यह क्षीण प्राय हो गई। तो ऐसे में जो है हम अगर चर्चा करें तो संस्थाएं, यानी जिसके आधार पर ऋग्वैदिक काल में राजा को नियुक्त करते थे या राजा की नियुक्ति होती थी, वो संस्थाएं जिसके बारे में आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि संस्थाएं कितनी थी, यानी ऋग्वैदिक काल में तो 3 संस्थाओं के हमने इसके पहले चर्चा किया था। तो ये संस्थाएं ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में कितनी बार उल्लेख किया गया है, उसकी भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि वैदिक काल में संस्थाएं कौन कौन सी थी, उसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे ये जो संस्थाएं, 3 संस्थाएं थी। नंबर 1 सभा, नंबर 2 समिति, और नंबर 3 विदत। आइए हम एक एक की चर्चा यहाँ पर करेंगे, एक एक की चर्चा यहाँ पर होगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि सभा का जो उल्लेख है वो ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद में जो है 8 बार किया गया है। सभा का जो उल्लेख है वो 8 बार किया गया है। वहीं पर जो है समिति का जो उल्लेख है वो 9 बार किया गया है। ठीक है, तो सभा की 8 बार चर्चा की गई है, वहीं जो है समिति की 9 बार चर्चा की गई है। वहीं अगर हम देखें तो 122 बार जो है 122 बार, अर्थात 122 बार जो है विदत की चर्चा की गई है। तो सभा, अब देखिए यह जो सभा थी वह जो है श्रेष्ठ जनों की सभा थी, यानी इसमें जो क्या कहते हैं उच्च वर्ग के लोग, यानी जैसे पुरोहित है, सेनानी है, मंत्री है, राजा है, आदि ऐसे लोग जो है इस श्रेष्ठ सभा इसे कही जाती है। तो यह श्रेष्ठ जनों की, श्रेष्ठ लोगों की सभा थी। इसे आप नोट करेंगे, श्रेष्ठ जनों की सभा, श्रेष्ठ जनों की सभा थी। ठीक है, श्रेष्ठ जनों की सभा। ठीक है दोस्तों, अच्छा इनका कार्य क्या था? ये जो सभा थी इनका कार्य क्या था? ये सभा जो है न्याय का कार्य करती थी, न्याय का कार्य करती थी। ठीक है, यानी ये श्रेष्ठ जन की सभा थी, श्रेष्ठ जनों यानी जन की सभा थी। वहीं पर ये न्याय का कार्य करते थे
और क्या करते थे, ये जो है इसमें जो पुरुष वर्ग के भाग लेते थे, यानी जो खास बात इसमें ये है कि इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों लोग भाग लिया करते थे। किसमें? सभा में। तो सभा में जो पुरुष वर्ग भाग लेते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें सभापति कहा जाता था। यानी पुरुष वर्ग का जो व्यक्ति पुरुष व्यक्ति जो भाग लेता था उसको सभेय कहा जाता था। ठीक है, पुरुष वर्ग के जो व्यक्ति भाग लेता था उसे हम क्या कहते थे? सभेय। वहीं जो महिला जो भाग लेती थी उसको सभापति कहा जाता था। महिला जो भाग लेती थी उसको हम कहते हैं सभावती। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो सभा थी उसकी से चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार की गई है? 8 बार की गई है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यह किसकी सभा थी? यह श्रेष्ठ जनों की सभा थी, यानी बड़े बुजुर्गों की सभा थी, और साथ साथ में उच्च वर्गों की सभा थी। इनका कार्य क्या था? ये न्याय का कार्य करते थे, राजा का सहयोग भी करते थे, राजा को जो है ये वंशानुगत उनको जो है नियुक्ति भी करते थे। राजा का नियुक्त करने में इनका हाथ भी था। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लिया करती थी। पुरुष जो हुआ करते थे उनके सभेय कहा जाता था, जो महिला भाग लेती थी उसे हम जो है सभावती भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो है ये आधुनिक राज्यसभा के समान कार्य करती थी। यह जो सभा थी वह आधुनिक राज्यसभा के समान कार्य करती थी। बात यहाँ राज्यसभा, आज अगर हम बात करें तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, देखा जाता है कि जो हमारी संसद है, जो हमारे संविधान में उल्लेख मिलता है, जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है, हमारे वर्तमान में जो संविधान है उसमें ये उल्लेख है कि लोकसभा और राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति मिलकर जो है हमारी संसद का निर्माण करती है। तो उसी में से जो सबसे उच्च सदन है वही राज्यसभा होता है। और यह देखा जाए प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो सबसे उच्च सदन जो हुआ करता था वह जो है सभा हुआ करता था। ठीक है, आइए समिति के बारे में हम चर्चा करें। इसमें जो है आम जनसभा, यानी इसमें आम लोग भाग लेते थे। इसमें हम देखेंगे आम जन भाग लेते थे। ठीक है, इसमें आम जन लोग यानी सामान्य वर्ग के लोग जो है आम जनता भाग लिया करते थे। और इसका कार्य क्या था? ये लूट के माल को, यहां पर एक ध्यान देंगे, ये लूट के माल को बंटवारे का कार्य किया करते थे। ठीक है, बंटवारे का कार्य किया करते थे। तो यहाँ विशेष चीज को ध्यान रखेंगे कि सभा और समिति में क्या अंतर है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि समिति का उल्लेख जो है ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? 9 बार किया गया है। यह सभा कैसी थी? यह सभा आम जन की सभा थी, यानी सामान्य वर्ग के लोग जो इसमें भाग लिया करते थे। ये दूसरी चीज है, इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था कि लूट के माल। यहाँ लूट के माल के कहने के क्या तात्पर्य है? हम आपसे चर्चा किए हैं कि प्राचीन काल में कबीलाई संस्था थी, कबीलाई व्यवस्था थी, जिसमें जो है कबीले लोग एक कबीले दूसरे कबीले पर जो है आक्रमण करते थे और वहां से उनकी गाय चुरा लाते थे, उनके धन धान्य को भी चुरा लाते थे। तो जो चुरा कर लाते थे या जो लूट कर धन लाते थे, उस धन को जो है बंटवारा जो है आपस में बंटवारे का जो कार्य किया करता था वह जो है समितियां किया करते थे। ठीक है, तो वो समितियां जो है बंटवारे का कार्य किया करती थी। और यह आधुनिक काल में अगर हम देखें तो आधुनिक काल में लोकसभा की तरह कार्य करती थी।
अब प्रश्न उठता है कि लोकसभा क्या है। देखिए दोस्तों, लोकसभा का जो सदन होता है, उस सदन में आम जनता के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजा जाता है, और वो जनता का प्रतिनिधि होता है। जैसे सांसद की हम बात करें, जिसको एमपी भी कहते हैं, सांसद क्या होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है, यानी जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति को भेजा जाता है, और वह व्यक्ति जो चुनता है वह इस विश्वास के साथ चुनता है कि हमारे कार्यों को या हमारे जो है समस्याओं का जो है निराकरण जो है वह जाकर संसद भवन में इसको उठाएगा, और वहां से कानून पास होकर हमें उसका लाभान्वित किया जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। जो समितियां थी, उस समितियों में जो है जो आम जन की समस्याओं को जो है निपटारा करने का कार्य कौन करता था? समिति। तो इसीलिए जो है आधुनिक काल में इसे लोकसभा का कार्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो राजा का जो चुनाव हुआ करता था, वह राजा का चुनाव जो है आम समितियां ही करती थी। यहाँ एक बात और नोट करेंगे, राजा का चुनाव समिति के माध्यम से ठीक है। तो राजा का जो चुनाव होता था वो समिति के माध्यम से होता था। आइए और भी देखते हैं, विदत की चर्चा करते हैं। तो विदत जो है, इसका उल्लेख कितनी बार किया गया? इसका उल्लेख 122 बार किया गया है। यह सबसे प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है, सबसे प्राचीनतम समिति। ठीक है, सबसे प्राचीनतम समिति। इसका कार्य क्या था? यह सामाजिक धार्मिक रूप से निर्णय लिया जाता था। यहाँ पर जो है इनका कार्य जो है, किसी भी कार्य को जो है यानी किसी भी कार्य को जो है ये निर्णय किस प्रकार से लेते थे? तो वो जो निर्णय सामाजिक तथा धार्मिक रूप से निर्णय लिया करते थे। बात समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है विदत का कार्य था। विदत का कार्य था यह जो है सामाजिक रूप से, यानी सामाजिक रूप से जो नियम बनाए गए थे, सामाजिक नियम जो बनाए गए थे। जैसे व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध किया है, तो वह समाज के लिए एक बुराई का कार्य था। तो समाज में जो बुराई का कार्य था, तो धार्मिक आधार पर वो कितना सही था, कितना गलत था, या समाज में उसको जो है अच्छाई माना जाए या बुराई माना जाए, तो उस पर जो है इसका निर्णय जो है हुआ करता था कि यह कितना सही है, कितना गलत है। ये जो है और भी कार्य थे। ये उपज के माल का बंटवारा भी क्या करते थे। अगला जो है उपज के माल का बंटवारा किया करते थे। उपज के माल का बंटवारा किया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है संस्थाएं जो है 3 प्रकार की हुई। वो संस्थाएं जो आपके ऋग्वैदिक काल में दिखाई देती हैं, सभा, समिति और विदत। इसके पूर्व हमने जो है चर्चा किया था कि सभा, समिति और विदत जो है उत्तर वैदिक काल में जो है इसका जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और वहां पर जो है एक नई संस्थाएं आ जाती हैं जिसे हम जो है रत्निन के नाम से जो है जानते हैं। अब आइए उत्तर वैदिक काल में जो है स्थितियां किस प्रकार से परिवर्तन होती है और उसका भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे।
इससे आपका जो है प्रश्न पूछा जाता है। और इस पर विशेष आप ध्यान रखेंगे कि वैदिक काल में जो सभा समिति और विदत है उसको जो है आपसे आपके प्रश्न आते हैं। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो सबसे प्राचीनतम संस्था विदत थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? 122 बार किया गया है। यह समिति का कार्य क्या था? यह समिति का कार्य जो था वह सबसे बड़ी मुख्य चीज था वह है कि उपज के माल के बंटवारे का जो है कार्य किया करते थे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। हम जो है उत्तर वैदिक काल में हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे लोग जो है भारत के गंगा यमुना क्षेत्र में जो है बढ़ते हैं और आगे चलकर सदनीरा और गंडक के में पहुंचते हैं तो वहां पर इनका जो है जीवन यानी अस्थाई जीवन के रूप में जो है बसना शुरू करते हैं, यानी अस्थाई जीवन निभाना शुरू करते हैं और अस्थाई रूप से जो है एक स्थान पर जो है अपना जो है क्या कहते हैं धीरे धीरे जनपदों का निर्माण करते हैं। जन से जनपद का निर्माण होता है। तो आइए कुछ जो छोटे छोटे जन थे उन छोटे छोटे जनों को किस प्रकार से ये जनपद के रूप में उत्पन्न होते हैं और वही जनपद बाद में चलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं हम जनपदों का निर्माण किस प्रकार से होता है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में देखेंगे हम कौन कौन से वो छोटे छोटे जन थे जिसकी हमने चर्चा किया था दशराग युद्धों में चर्चा किया था, जिसमें पंचजन का उल्लेख है, जिसमें अनु, द्रुहि, यदु, तुर्बस और कृवि ये आदि चीजों का जो मतलब हमने चर्चा किया था। और इसके साथ साथ 5 जनजातियों की भी चर्चा किया था, जिसमें जो है फलानस है, शिव है, विषाणी है, आज ऐसे जो है कि हमने चर्चा किया था। तो आइए इस प्रकार से जो है कैसे इनमें जो है छोटे छोटे जन मिलकर आपस में जनपद का निर्माण करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जनपद, उत्तर वैदिक काल में जनपद, ठीक है। तो जनपद में सर्वप्रथम हम देखें तो पूर्व और भरत, पूर्व प्लस भरत जनपद, पूर्व और भारत जनपद मिलकर जो है ये दोनों मिल गए और दोनों मिलकर क्या बना दिए? कुरु जनपद। ठीक है, ये दोनों जो है कुरु जनपद बनाए। वहीं पर अगर हम दूसरा देखें तो वहां पर हम आपको दिखाई देता है कृवि और तुर्वस, कृवि और तुर्वस, कृवि और तुर्वस दोनों मिलकर जो है पांचाल जनपद का जो है निर्माण करते हैं। दोनों पांचाल जनपद का जो है निर्माण करते हैं। वहीं पर हम देखें तो शिव और भलानस मिलकर, वहीं पर अगर हम देखें इस पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शिव और भलानस दोनों मिल गए और वो बने जनपद कैकेय जनपद। ठीक है दोस्तों, तो कैकेय जनपद का जो है निर्माण हुआ। आइए देखते हैं इस समय के जो राजा थे यानी कुरु जनपद के जो राजा थे और उनकी राजधानी क्या थी। कुरु जनपद की राजधानी अगर हम महाभारत के काल में देखें तो जो है सबसे महाभारत के काल से पूर्व तो सबसे प्राचीन राजधानी जो मिलती है वो आसंदी प्राचीन राजधानी आसंदीबाद।
ठीक है। असंधिवाद जो है इसकी सारी प्राचीन राजधानी थी और उसके बाद जो है यहाँ के राजा जो है प्रांतिक प्रतिदेय। इसके बाद यहाँ का जो राजा हुआ वो हुए परीक्षित, ठीक है, जो बाद में चलकर इसकी राजधानी बनी। ये असंधिवत इसकी राजधानी थी, यानी कुरु जनपद की जो राजधानी हुई, और कुरु जनपद की राजधानी जो असंधिवत के बाद जो राजधानी बनी वो थी हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर के जो राजा थे वो थे परीक्षित। आपके पूछा जाता है कि परीक्षित जो है कहाँ के राजा थे, और इन्हें जो है अथर्ववेद में जो है मृत लोक के देवता कहा गया है। परीक्षित जो ये राजा थे इनको जो है अथर्ववेद में मृत लोक के देवता, मृतलोक के देवता किसे कहा जाता है? तो मृतलोक के देवता जो है किसे कहा गया है? वो जो है आपको परीक्षित को कहा गया है। तो परीक्षित जो है यहाँ के राजा थे। इसके बाद जो राजा आए वो थे जन्मेजय, ठीक है। जन्मेजय आए, परीक्षित, प्रांतिक प्रतिदेय, ठीक है, ये जो है यहाँ के राजा हुए। इसके बाद जो है नीचछ। आपसे पूछा जाता है कि जन्मेजय कहाँ के राजा थे, परीक्षित कहाँ के राजा थे? तो वो कुरु जनपद के थे जिसकी राजधानी असंधिवत। फिर इसके बाद जो है असंधिवत के बाद जो है बाद में चलकर परीक्षित के समय हस्तिनापुर राजधानी बनी। फिर यहाँ के राजा जन्मेजय हुए। फिर इसके बाद नीचछ ऐसे राजा थे जो हस्तिनापुर में बाढ़ आने के कारण जो है ये कौशाम्बी चले आए और कौशाम्बी इनकी राजधानी बनी, यानी ये कौशाम्बी चले आए, कौशाम्बी की ये राजा बने। तो यहाँ आपसे पूछा जाता है कि नीचछ जो है कहाँ के राजा थे, ठीक है। तो वहीं हम आपको देखेंगे कि छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पर एक उल्लेख मिलता है कि कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ा था, और यानी उत्तर वैदिक काल की चर्चा हो रही है। उत्तर वैदिक काल में एक स्थान पर मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है कि कुरु जनपद में कभी अकाल नहीं पड़ा था और ना ही यहाँ पर टिड्डियों का हमला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी आप नोट करिएगा कि कुरु जनपद में जो है यहाँ छांदोग्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है, छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है कि यहाँ पर उल्लेख है कि यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को कि किस उपनिषद में जो है यह बात का उल्लेख है कि जो है यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा, यानी क्या कहते हैं, कुरु जनपद में जो है कभी अकाल नहीं पड़ा। तो कुरु जनपद में कभी अकाल जो है नहीं पड़ा, और जिसका उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में, और न ही टिड्डियों का हमला, टिड्डियों का हमला। कहने का क्या मतलब है कि ये टिड्डियां जो है पेड़ पौधों को या उनकी फसल को जो है नुकसान किया करते थे, उनके फसल को खा लेते थे, जिससे जो है अकाल की स्थितियां पैदा हो गई थी। तो ये देखने वाली बात यहाँ पर है कि पूर्व और भारत मिलकर जो है कुल जनपद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आपको अगर हम बताना चाहेंगे कि ये जो इकाइयाँ थी
जो मतलब ग्राम की इकाई है जिसकी हमने चर्चा किया था कल जो है कि सबसे छोटी इकाई ग्राम या कुल हुआ करता था, वहीं पर जो है गांव के बाद जो है ये इस प्रकार से ग्राम, कुल, विश्व, जन आज यहां तक हम अगर देखें तो ये जो है ऋग्वैदिक काल का जो उल्लेख मिलता है, यानी ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वैदिक काल में इसमें देखते हैं यही जन जो है बाद में चलकर जो है परिवर्तन होता है और ये उत्तर वैदिक काल में जो है ये धीरे से परिवर्तन होकर किसमें परिवर्तन हो जाता है, जनपदों में परिवर्तन हो जाता है। और यही जनपद जो है धीरे धीरे जो है एक महाजनपद का रूप लेता है, जिसके कई कारण थे, हमने उसकी चर्चा भी किया था कि यहाँ पर किन किन वजह से जो है इस तरह से सामने आते हैं। तो वहीं पर अगर हम पांचाल की चर्चा करें तो पांचाल जो है यानी पांचाल कृभि और तुर्बस मिलकर बना है, जिसका जो स्थल है वो वर्तमान में जो है बदायूं, फर्रुखाबाद और बरेली का जो क्षेत्र है, यहाँ के कुछ ऐसे 2-3 राजा थे जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है प्रवाहण जयवली कहाँ के राजा थे, उद्दालक और अरुणी कहाँ के राजा थे। ठीक है, तो आपसे इस बात की भी जो है चर्चा यहाँ की जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ के राजा कौन थे, यानी पांचाल के राजा, ठीक है, पांचाल के राजा थे प्रवाहण जयवली। ठीक है दोस्तों, प्रवाहण जयवली जो है यहाँ के राजा थे, जो बड़े दार्शनिक थे, बड़े विद्वान थे। और यहीं का जो है एक उल्लेख और मिलता है, ये उद्दालक अरुणी, ठीक, उद्दालक और आरुणी की जो है यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, उद्दालक और आरुणी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यानी पांचाल जनपद में 2 ऐसे महा जो है राजा हुए, जो एक जो है विद्वान थे और दार्शनिक भी जो है हुआ करते थे। वहीं पर हम जो है कैकेय जनपद की हम चर्चा करें तो यह जो है कैकेय जनपद जो है ब्यास नदी के तट पर स्थित है। और ये जो है यहाँ के जो मुख्य राजा थे, यहाँ के जो प्रमुख राजा हुआ करते थे, वो जिसका नाम था अश्वपति। आपसे पूछा जाता है कि कैकेय जनपद कहाँ था, तो आप अगर एक लाइन उत्तर देंगे कि कैकेय जनपद ब्यास नदी के तट पर, ठीक है, ब्यास नदी के तट पर स्थित था। और यहाँ के जो राजा थे वो राजा जो है एक दार्शनिक राजा हुआ करते थे, जो अश्वपथ के नाम से जाने जाते थे। अश्वपथ राजा अश्वपथ जो क्या थे, एक दार्शनिक थे। ठीक, तो अश्वपति जो है एक दार्शनिक राजा थे, जो कैकेय जनपद के जो है राजा हुआ करते थे। तो इनके बारे में आपसे जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे चलकर हम जो है और भी चर्चा इसकी हम करेंगे। हाँ, अब जब इनकी बात हो गई, यानी किन किन जो है जनों ने मिलकर जो है एक जनपद का निर्माण किया। अब आइए देखते हैं कि राजा यहाँ के जो थे, यानी ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, थोड़ा सा जो है आप लोग लेंदी तो जरूर हो रहा है, लेकिन उन क्षेत्रों की जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उन क्षेत्रों से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीएस में भी हो या जीएस में भी यहाँ से जो है, क्योंकि आप जीएस का जो प्रश्न बन रहा है वो सामान्य प्रश्न नहीं है, अभी तो जो है थोड़े से गहराई में जो है प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो हम कहते हैं अगर जितना मैंने पढ़ा रहा हूँ या जितना मैं दे रहा हूँ, उन चीजों को बराबर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे जो है किसी भी प्रकार का जो है प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद में राजा की क्या भूमिका थी, राजा कैसे जो है इसका, देखिए ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल दोनों पर हम तुलना करेंगे। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में
राजा की जो है क्या भूमिका थी, इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में राजा किस प्रकार के थे, कबीलाई राजा थे, कबीलाई, ठीक, यानी कबीलाई राजा हुए थे। और ये जो है ये यहाँ के जो राजा हुए जो कबीलाई कहने का मतलब क्या है कि हमने बताया था, चर्चा भी किया था कि छोटे छोटे कबीले में के रूप में ये बटे हुए थे। किस समय तक, ऋग्वैदिक काल तक। यानी ऋग्वैदिक काल का मतलब है कि 1500 से लेकर, यहाँ हम कहेंगे 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है, 1000 ईसा पूर्व तक जो है ये किस प्रकार के थे, कबीलाई थे, यानी छोटे छोटे कबीलों में जो है राजा हुआ करते थे। तो ये राजा जो हुआ करते थे ये सब छोटे छोटे कबीलों की जो है क्या करते थे, सुरक्षा करते थे। यानी कबीलों, कबीलाई राजा साथ में कबीलों की सुरक्षा, कबीलों की सुरक्षा का दायित्व उनके पास था, कबीलों की सुरक्षा, ठीक है, कबीलों की सुरक्षा का दायित्व यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। वहीं पर जो है ये जिसे गोपद भी आप कहते हैं, गोपद यानी गोपद दो अर्थ होता है, गोपद, गोपद का मतलब है गायों की रक्षा करने वाला, ठीक है। वहीं पर गोपद का एक अर्थ ये भी है कि धीरे धीरे वो जो है अपने पदों को आगे बढ़ाते रहे और धीरे धीरे जो है जहां पर वो ब्रह्मवर्त क्षेत्र में थे, धीरे धीरे ब्रह्मवर्ष और मध्य क्षेत्र में तक आकर पहुंच गए। तो ये गमन का कार्य किए और बाद में चलकर जो है यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से गोपद भी कहा जाता था। अब आइए उत्तर वैदिक काल में देखें तो ये क्या कहते हैं, क्षेत्र आधारित, यानी पहले जो कबीले हुआ करते थे ये आपस में लड़ा करते थे, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ा करते थे, लेकिन ये अब जो उत्तर वैदिक काल में आए वो जो है क्षेत्र आधारित कबीला कहा गया या क्षेत्र आधारित युद्ध लड़ते थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्षेत्र आधारित कहने का क्या मतलब है कि ये क्षेत्र आधारित युद्ध, यानी इसके पूर्व अगर हम देखें तो कबायली सुरक्षा की दृष्टि से ये लड़ा करते थे, यानी अपनी कबीले की सुरक्षा की दृष्टि से लड़ा करते थे। लेकिन ये क्षेत्र को जीतने, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में जब ये स्थायी रूप से बस गए राजा तो वो जो है क्षेत्र को बढ़ाने में जो है युद्ध किया करते थे और एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के मतलब जीतने का प्रयास करते थे। और जनजातीय ढांचा जो इनका था वह टूट कर जो है क्षेत्रीय राजा के रूप में सामने आया। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जनजातीय ढांचा टूटकर जनजातीय ढांचा टूटकर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि वो टूटकर क्षेत्रीय ढांचे में बदल जाता है, क्षेत्रीय जनजातीय ढांचा टूट गया। तो जनजातीय ढांचा जो था वो टूटकर जो है क्षेत्रीय राजा के रूप में विभाजित हो गया और वहीं पर जो है भूपति कहा जाने लगा। भूपति, इनका क्या नाम पड़ गया, भूपति कहा जाने लगा, भूपति कहा जाने लगा। भूपति मतलब कि जैसे जैसे ये जो है अस्थाई बसे और इसमें जो जनजातीय भावनाएं थी वो भावनाएं टूट गई और ये जो भावनाएं टूट गई तो वहां पर जो है एक राजा जो है अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए दूसरे राजा पर, छोटे छोटे जो राजा बने उन पर जो है आक्रमण करके उनके क्षेत्रों को अधिकार कर लिया। एक चीज, दूसरी चीज हमने इस बात की भी चर्चा की कि 1000 ईसा पूर्व, यानी 1000 जब ईसा पूर्व में होता क्या है, यहाँ पर जो है लोहे का आविष्कार हो जाता है और इस बात की भी हमने चर्चा की कि भूमियों को जो है वो जंगलों को साफ करके जो जितना वो जंगल साफ कर लिया करते थे उतना उनका जो है अधिकार में चला जाता था। तो अबाधित सत्य के स्वामी ये बन गए। यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं था, किसी प्रकार का इनके ऊपर समिति या विदत या जो है सभा का कोई दबाव था, तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए और इस पर जो किसी मंत्री वगैरह का कोई दबाव यहाँ पर दिखता नहीं है। तो अबाधित सत्य का स्वामी बन गया है। अबाधित शक्ति का स्वामी,
ठीक है। तो यहाँ पर आप समझने वाली बात है कि अबाधित शक्ति स्वामी जो है किस प्रकार से बनता है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का जो है दबाव नहीं रहता, ये स्वतंत्र हो गए राजा, और ये जो है स्वतंत्र हो गए। तो यहाँ पर जो है ये अपने जो है राज्यों का विस्तार करने के लिए जो है पूरी तरह से सक्षम भी यहाँ पर नजर आने लगते हैं। तो आइए ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि इनको जो है किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाने लगा। तो आइए देखते हैं। एक यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर भी 1 नंबर देखेंगे। दूसरे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख है, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है उल्लेख है कि किन क्षेत्रों में किस राजा को कौन सा नाम, जैसे उत्तर है, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, तो यहाँ और के मध्य का जो क्षेत्र है। तो उत्तर में हम विराट के नाम से जाने जाते थे, यानी राजा जो हुआ करते थे अब अपनी बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करने लगे। हमने यहाँ बताया अबाधित शक्ति का स्वामी बन गया, और वहीं पर भूपति कहा जाने लगा, यानी भूमि का स्वामी। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्हें भूमि का स्वामी नहीं कहा जाता था, और इन्हें जो है भाग के रूप में, भाग जो कर मिलता था वो भी स्वेच्छा के आधार पर, लेकिन यहाँ पर जो है कर क्या हो जाता था, अस्थायी हो जाता था। तो ऐसी स्थितियों में हर स्थान पर ये धीरे धीरे जब ये महाजनपद में परिवर्तन हुए तो राजा जो है एक अलग सी उपाधियां धारण कर ली, और वो उपाधियां उत्तर में क्या कहा जाता था, उत्तर में विराट, और वहीं पर जो है पूर्व में जो है सम्राट कहा जाता था। पूर्व में अपने आप को सम्राट कहते थे, वहीं पर दक्षिण में अपने आप को भोज कहते थे। ठीक है, दक्षिण में भोज करते थे, और वहीं पर अगर हम देखें तो वहां पर पश्चिम में जो है स्वराट या स्वराज, स्वराट कहते थे, स्वराट। ठीक है, और यानी उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पश्चिम में स्वराट, और पूर्व में जो है सम्राट के नाम से जाना जाता था। वही मध्य का जो क्षेत्र है, उस मध्य के क्षेत्र में जो है अपने आप को किस नाम से जानते थे, अपने आप से को राजा के नाम से जाना करते थे। और एक चीज यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो उत्तर में जो विराट थे वो किस प्रकार का यज्ञ किया करते थे, यज्ञों की भी हम बात करेंगे आगे चलकर जो है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हाँ, यहाँ जो उत्तर में है ये पुरुष में यज्ञ किया करते थे, वहीं पर जो है पूर्व में जो है जो यहाँ के राजा हुआ करते थे ये जो है वाजपेयी यज्ञ किया करते थे, और वहीं पश्चिम में जो है ये अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। तो यहाँ के जो राजा थे, यानी पश्चिम के जो राजा थे वो अश्वमेध यज्ञ, यहाँ के वाजपेयी यज्ञ, और यहाँ के जो राजा थे यानी उत्तर के जो राजा कहे गए विराट, वो जो है आपके पुरुष में यज्ञ। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखने वाली बात है। तो यहाँ आप फिर आगे हम चर्चा करेंगे। अभी इनके जो है प्रमुख सहयोगी कौन थे इस राजा के, और इनके जो है राजा के और कौन कौन से जो मंत्री थे वो मंत्री किस प्रकार से इनकी सहयोग करते थे, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आप इस बात को फिर भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो ऋग्वेदिक के जो राजा थे कबीलाई थे, और ये जो उत्तर वैदिक काल के जो राजा हुए वो राजा मतलब राजा क्षेत्र आधारित राजा थे, यानी इनके पास जो है जमीनें आ गई, इनके पास जो अस्थायी बसने का जो एक मौका आया, और ये जल से धीरे धीरे जनपद में परिवर्तन हुए, और जनपद के राजा जो जनपदी जो जनजातीय ढांचा था इनका, जो कबीलाई ढांचा था वो टूट गया, और ये लोग भूपति कहे जाने लगे, यानी भूमि का स्वामी कहे जाने लगे। इनके पास अबाध शक्ति थी और ये अबाध शक्ति के स्वामी बने, और जब ये स्वामी बन गए और ये चारों तरफ से धन धान से परिपूर्ण हो गए तो ये बड़ी से बड़ी उपाधियां धारण किए, और ये उपाधियां थी जो है पूर्व में सम्राट कहे जाते थे, पश्चिम में जो है आपके स्वराट कहे जाते थे, वहीं पर दक्षिण में देखें तो ये भोज के नाम से चर्चित हुए, और उत्तर में जो है विराट के नाम। और ये अलग अलग राजा अलग अलग ढंग से जो है अपना यज्ञ भी किया करते थे, जैसे उत्तर में जो है पुरुष में यज्ञ किया करते थे, पूर्व में वाजपेयी यज्ञ, पश्चिम में अश्वमेध यज्ञ, और दक्षिण हाँ, इस प्रकार से जो है यज्ञ का उल्लेख मिलता है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल को जो है लाइक करिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, जिससे जो है हमें जो है प्रोत्साहन में बहुत बहुत धन्यवाद।